दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के सवालों को लेकर हाजिर हूं और हमारी जो क्लास है आज 32 नंबर की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 960 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब पीछे कितना अलर्ट होकर आप पढ़े हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आज का वीडियो देख लीजिए। पसंद आए तो पीछे का वीडियो जो दोस्तों जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज में हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे। और जो मैंने एग्जाम टारगेट किया है वो बीपीएससी एग्जाम है और ये चारों एग्जाम दोस्तों आपके कवर होंगे जो बीपीएससी के थ्रू ही कराए जाते हैं, चाहे पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो, टीजीटी वाला पेपर देना हो या फिर पीजीटी वाला पेपर देना हो। ये क्लास आप चारों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कुछ दिया गया है। एक बैच भी दोस्तों हमने बना रखा है आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए। मैं कहता हूं परचेज करना हो या ना करना हो, कम से कम डेमो क्लास तो देख सकते हैं ना। डेमो क्लास देखने से 1-2 चैप्टर फ्री में तैयार हो जाएगा। तो अगर कुछ फ्री में पढ़ने को मिल रहा है वो भी पेड क्लास में, तो क्यों ना ज्वाइन किया जाए। तो एक बार दोस्तों मेरे कहने से स्टडी 91 ऑफिशियल का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको बैच मिल जाएगा और बैच में जाकर डेमो क्लास दोस्तों एक बार जरूर देखिए। कुछ चैप्टर दोस्तों आपके वहां से फ्री में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। पहला ही सवाल हालत खराब कर देने वाला, अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आए ना तो बच्चा परेशानी हो जाएगा। सवाल दिया है कि साहित्य के प्रथम काल को, अच्छा प्रथम काल मतलब क्या दोस्तों? प्रथम काल का तात्पर्य दोस्तों आदिकाल से है। प्रथम काल का तात्पर्य दोस्तों किससे है? आदिकाल से है। तो सवाल इधर है कि आदिकाल को वीर गाथा काल दोस्तों किसने कहा था, यह आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, परमानंद श्रीवास्तव जी ने कहा था या फिर चंद्र बरदाई जी ने कहा था, किसने कहा था? ठीक है, अब ये लोग तो कह के चले गए, हमारे लिए एक सवाल बढ़ा गए। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर आपका जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। जी हां दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा दोस्तों? आदि काल को किस नाम से बुलाया उन्होंने? वीर गाथा काल का है। लेकिन अगली बार सवाल आपसे नहीं पूछेगा, अगली बार सवाल आपसे पूछेगा कि बताइए राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे किस नाम से बुलाया है? तो उन्होंने कह दिया है सिद्ध सीमांत काल। क्या कह दिया दोस्तों? सिद्ध सीमांत काल। ठीक है, अब बताइए, अब तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आज पूछा कि वीर गाथा काल किसने कहा है, वैसे ही आपसे पूछ नहीं सकता है कि सिद्ध सीमांत काल किसने कहा है, तो पूछने को यह भी पूछ सकता है। इसी तरह से एक सवाल और बनता है कि किसने चारण काल कहा है, किसने आदि काल को चारण काल कहा है, तब क्या बताएंगे? तब आप बताएगा दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसने कहा दोस्तों चारण काल, किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा, ये आप याद रखेंगे, इन्होंने चारण काल के नाम से बुलाया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि लोकायतन दोस्तों एक प्रसिद्ध कृति है, आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। क्या यह महादेवी वर्मा जी की रचना है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है? वो तो कंकाल तितली लिखे थे सन ना, इनकी भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं, यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। और सुमित्रा नंदन पंत ने कौन कौन सी किताब लिखा, तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जिसमें सबसे फेमस तो ये आप लोकायतन याद रखिए, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। एक दूसरी रचना है, उसका नाम है चिदम्बरा। क्या नाम दोस्तों? चिदम्बरा। और एक तीसरी रचना जो बहुत पूछा जाता है, कला और बूढ़ा चाँद। क्या? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, ये भी दोस्तों खूब परीक्षा में आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्वर्ण धूलि। ठीक है, स्वर्ण धूलि, पता नहीं आपने नाम भी सुना या नहीं सुना, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वर्ण धूलि भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। और स्वर्ण किरण भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, स्वर्ण किरण। ठीक है, स्वर्ण किरण भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। और एक रचना और लिखिएगा युगांत। कौन सी? युगांत, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये सब सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आज लोकायतन पूछा, कल चिदम्बरा पूछ देगा तब। ठीक है, परसों आपसे कला और बूढ़ा चांद पूछेगा तब। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि एक एक सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए। उस सवाल के इर्द गिर्द और क्या क्या सवाल बन सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हम पीछे के सवालों में देखे हुए हैं। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों रासो महाकाव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय मतलब क्या दोस्तों? सीधे सीधे इसका मतलब है जो गाया जा सके। ठीक है, जो
जो गाया जा सके, ठीक है, जो गाया जा सके उसकी बात करा दोस्तों। तो कौन सा काव्य दोस्तों यहां गे में लिखा गया है, ठीक है, तो याद रखेगा पृथ्वीराज रासो, नहीं दोस्तों, पृथ्वीराज रासो की रचना दोस्तों चंद्र बरदाई जी ने किया है, लेकिन ये गे में नहीं है, ठीक है, चंद्र बरदाई जी ने दोस्तों किया है, लेकिन ये गे में नहीं है। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो के रचनाकार कौन दोस्तों, जगनिक का नाम सुना है, ठीक है, लेकिन यह भी दोस्तों गे में नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, जगनिक, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, जगनिक, ठीक है, जगनिक आपका जवाब हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, गे मतलब आप समझिए दो चीज होता है, या तो गद्य होता है या तो पद्य होता है। कोई चीज गाया जा सकता है, इसका मतलब वह किस स्वरूप में होगा, एक तरह से देखा जाए तो पद्य के स्वरूप में होगा। ज्यादातर लोग यहां पर चंद्र बरदाई वाला पृथ्वीराज रासो ही कर देते हैं, क्योंकि वो एक लाइन उनको याद है, ठीक है, कि 4 बांस 34 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो उनको लगता है कोई गाने वाली लाइन होगी, इस वजह से ज्यादातर बच्चे यहां पृथ्वीराज रासो दोस्तों जवाब देते हैं, जो कि दोस्तों उनका जवाब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां दोस्तों वीसल देव रासो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये आप समझिएगा। वीसल देव रासो क्या है, आपका राइट आंसर है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। अगला सवाल ये भी आपके मन में आ सकता है कि चलिए ठीक है सर, मैं मान गया कि बीसल देव रासो आपका जवाब है, लेकिन बीसल देव रासो की रचना किया किसने, पॉइंट की बात है ना। अगर चंद्र बरदाई वाली रचना दोस्तों पूछ सकता है पृथ्वीराज रासो के बारे में, और यहां परमाल रासो के बारे में जगनिक पूछ सकता है, तो क्या बीसल देव रासो के रचनाकार का नाम नहीं पूछ सकता है। तो याद रखेगा, यह रचना है नरपति नाल का। किसका रचना दोस्तों, नरपति नाल, ठीक है, ये इसके दोस्तों राइटर हैं, इसे आप याद रखेंगे। बाकी हमीर रासो, खुमान रासो को ही दोस्तों खुमाण लिखा जाता है, ठीक है, चाहे खुमा न लिखा हो चाहे खुमाड़ लिखा हो, आप घबराइएगा मत। हां, तो एक सवाल फिर से आ गया सवाल कि सर हमीर रासो की रचना किसने किया है, तो याद रखेगा किसने रचना किया, सारंगधर। किसने किया दोस्तों, सारंगधर ने दोस्तों इसकी रचना किया है। और खुमाड़ रासो जो दोस्तों इसकी रचना किसने किया है, इतने रासो ग्रंथ आपको एक साथ पढ़ लेना, ठीक है। यह रचना दोस्तों बार बार बाएं हाथ से लिखना पड़ता है ना, इसीलिए मैं इस साइड रहता हूं, ठीक है। यह रचना दोस्तों दलपति विजय का, किसकी रचना है, दलपति विजय की रचना है, खुमाण रासो, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है एक एक के बारे में, तो ये सभी रासो ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है हिंदी साहित्य। यहां देखिए बिंदी लगी होती बट यहां दिखता नहीं है, मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य में कोई इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से इतिहास ग्रंथ की रचना दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे पहले दोस्तों किसने किया था, इतिहास ग्रंथ की रचना, तो याद रखेगा जॉर्ज ग्रियर्सन बिल्कुल नहीं, शिव सिंह सेंगर याद रखेगा। इन्होंने लगभग 1000 रचनाओं 1000 कवियों का दोस्तों संकलन किया था, कवियों और लेखकों का दोस्तों यहां संकलन इन्होंने किया है लगभग 1000, ठीक है। और तब लेकर दोस्तों यह हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा दोस्तों, याद रखेंगे आप मिश्र बंधु, और बाकी सब ऑप्शन गलत है। शिव सिंह सेंगर दोस्तों आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इनकी जो रचना दोस्तों, इनकी रचना भी इन्हीं के नाम से है, शिव सिंह सरोज, ठीक है। परीक्षा में पूछे कि शिव सिंह सरोज दोस्तों किसकी कृति है, तो क्या बताएंगे दोस्तों, ठीक है, ये जो कृति है यह दोस्तों किसकी है, यह शिव सिंह सेंगर जी की ही है। इसको आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, ठीक है। तो अलर्ट रहिए और जवाब दीजिए। अगले सवाल पर आइए, करा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, यहां आपसे देश का पहला राज्य पूछ रहा है, देश का पहला राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ठीक है, और अनुच्छेद 343 दोस्तों इसके बारे में बताता भी है। अनुच्छेद 343 क्या बताता है कि जो देश की राजभाषा है, देश की राजभाषा क्या दोस्तों, हिंदी है, देश की राजभाषा हिंदी है, वो इसके बारे में बताता है। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है कि हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था। ज्यादातर बच्चा यहां उत्तर प्रदेश सोच रहा है, तो अपने मन से विचार निकाल दीजिए। अब आखिर में ऑप्शन मिल रहा है उत्तर प्रदेश बिहार, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका सही जवाब है दोस्तों बिहार। बिहार ने दोस्तों 1881 में उर्दू की जगह क्या किया, हिंदी को अपना राजभाषा घोषित किया था, और ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, बिहार आपका दोस्तों सही जवाब होगा इस सवाल का। आगे बढ़िए, करा जिससे सब कुछ कहा जा सके, एकदम एक्सीडेंटल सवाल है, पहले बता दे रहा हूं कि इस सवाल को बहुत ध्यान से करना, गलती होगी और मेरे बताने के बाद भी आप गलत करोगे। क्यों,
सही मायने में इसका उत्तर कम बच्चों को पता है। जिससे सब कुछ कहा जा सके, बच्चा सोचेगा कि जिससे सब कुछ कहा जा सकता है वो साथी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। फिर बच्चा सोचेगा कि जिससे सब कुछ कहा जा सकता है मतलब अपने हृदय की बात कर सकते हैं तो सहृदय हो सकता है। फिर बच्चा सोचेगा कि हम जिससे भी कुछ कहेंगे वो तो हमारा अभिन्न होगा, ठीक है, यह भी गलत है। फिर बच्चा सोचेगा कि हम जिससे भी कुछ कहेंगे वो हमारा घनिष्ठ होगा, और यह बिल्कुल सही नहीं है। जो सही है दोस्तों वो अंतरंग है। जी हां, अंतरंग दोस्तों यहां बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। लगा झटका आपको ना? मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सवाल का जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा। यहां अंतरंग का तात्पर्य दोस्तों क्या है? भावनाओं की निकटता से है, ठीक है, भावनाओं की निकटता से इसका तात्पर्य होता है, निकटता से, ठीक है, इसका तात्पर्य है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको अपने दिमाग में सोच समझ कर याद रखेंगे। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ऐसे करके जवाब दीजिएगा। एक सवाल और लीजिए, जल्दीबाजी में मत करिएगा उत्तर, नहीं तो फिर गलत होगा। लिख रहा है जो किसी का स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी के स्थान पर बच्चा जल्दीबाजी में दोस्तों अवैतनिक चूज कर लेता। अवैतनिक मतलब होता है बिना वेतन के, ठीक है, बिना वेतन के, ठीक है, उसके लिए दोस्तों शब्द आता है अवैतनिक। और अस्थाई मतलब जो अस्थाई ना हो, ठीक है, अस्थाई का मतलब क्या हो जाता है? जो अस्थाई न हो, इसके लिए शब्द आ जाता है। यहां स्थानापन्न दोस्तों जवाब होगा। अल्पकालिक मतलब होता है थोड़े समय के लिए, ठीक है, थोड़े समय के लिए, ये दोस्तों इसका अर्थ आता है। और जो चौथा दिया यायावर, ठीक है, यायावर माने क्या होता है? जो अपने स्थान से जो स्थान बदलता है उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है यायावर, ठीक है। तो यहां स्थानापन्न हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। जो किसी का स्थान पर काम करे उसके लिए शब्द होता है स्थानापन्न। अगर थोड़ा भी लापरवाही आप किए तो आप जान लीजिए फिर एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता गलत हो, अब इससे अच्छी सीरीज भी आपको नहीं मिलेगी। हिंदी के लगभग हर एक चैप्टर पर दोस्तों हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसे ये सवाल देखिए, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का सवाल है। ये देखिए मुहावरे का सवाल दे रहा है, अंगूठा चूमना का अर्थ बताना है। यह भी बहुत खतरनाक सवाल है। दिखने में जो जितना ज्यादा सीधा होता है वो उतना ज्यादा टेढ़ा होता है अंदर से। तो ये दिखने में सीधा और अंदर से क्या है? टेढ़ा है। अंगूठा चूमना का अर्थ बताना है। बच्चा सोचेगा अंगूठा चूमना मतलब इंकार करना, हाँ, थम्स अप समझ के रखे हो, ठीक है, तो याद रखेगा इंकार नहीं। तिरस्कार करना, किसी का अंगूठा दिखाया जा रहा है, क्या तिरस्कार करना? बिल्कुल नहीं। ना समझी करना, ये भी नहीं। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझा ना रे, हाँ, क्या होगा उत्तर? खुशामद करना। किसी का अंगूठा चूमना, किसी का हाथ चूमना। मध्यकालीन भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पर दोस्तों दो प्रथाएं चलती थी, एक सिजदा चलता था, एक पाबोस। सिजदा यानी घुटने के बल बैठकर पाबोस सुल्तान के हाथों को चूमना। आज कैसे लड़की का हाथ लेके चूमते हैं ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं खुशामद करना, ठीक है। तो यहां आपका जवाब क्या होगा? अंगूठा चूमने का मतलब होता है खुशामद करना, किसी को खुश करना, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने चूज किया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा अक्ल का पुतला। यहां भी बड़ा खतरनाक सवाल है। अकल का पुतला को लोग मूर्ख समझ लेते हैं, ठीक है, कि अकल का पुतला लिखा है, अरे भैया वो अकल का दुश्मन, ठीक है, अकल का दुश्मन, वो दोस्तों मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। तो मन में कपट तो बिल्कुल नहीं, अत्यंत मूर्ख भी नहीं, हां अत्यंत धूर्त ये भी नहीं, चतुर भी नहीं। इसका मतलब होता है बहुत बुद्धिमान। क्या होता है? अकल का पुतला मतलब क्या होता है? बहुत बुद्धिमान। जी हां, जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, चतुर से भी ज्यादा, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है, यहां हलन दीजिए, ठीक है, बहुत बुद्धिमान, इसके लिए शब्द आता है। तो आप अगर कॉपी कलम लेके बैठेंगे ना, तभी आप जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है और आप कितने पानी में हैं। और मेरी क्लास में ना मेरा कहना मानिए, ठीक है। देखिए दिन भर आप चाहे जैसे पढ़ते हैं, मैं तो आपको देख नहीं रहा हूं, आपको समझा नहीं पा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको इस तरह से समझा रहा हूं तो आप बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है, ये जरूरी आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ये बताइए। जो पुल्लिंग है दोस्तों बताना है। पुल्लिंग यानी सीधा सीधा हमें मेल वाला दोस्तों ढूंढ के बताना है, ठीक है, कौन सा मेल है। वचन पता कैसे करें सर, यही तो समस्या है। सब ठीक है, शब्द दे दिया, आप एक काम करो ना, कोई विशेषण विशेष लगा लो। जैसे दोस्तों मान लो, चाहे मेरा शब्द ले लो, चाहे मेरी शब्द ले लो, मेरा मेरी, ठीक है, या फिर दोस्तों अच्छा शब्द ले लो विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, या तो अच्छी शब्द ले लो, ठीक है। तो इस तरह के भी दोस्तों आपको ले सकते हैं, ठीक है, लगा दो, आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा वचन या मेरी वचन, मेरा वचन है ससन ना, तो मेरा वचन, तो याद रखेगा ये पहला वाला ही दोस्तों आपको पुल्लिंग नजर आ गया। क्यों? वचन हमेशा कैसा होता है दोस्तों? मेरा वचन, न कि मेरी वचन, ठीक है। तो ये आपका सत्य हो गया। अच्छा बताइए, मेरी हानि या मेरा हानि?
मेरा हानि नहीं, मेरी हानि। इस वजह से दोस्तों यहां मेरी शब्द लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया, यह फीमेल हो गया। प्यास, अब मेरा प्यास, मुझे प्यास लगा है, अच्छा प्यास है, अच्छी प्यास, तो प्यास दोस्तों हमेशा फीमेल होता है, पता होगा। अच्छी बचत होती है, अच्छी जिंदगी होती है, ठीक है, ये सब दोस्तों अच्छी को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां पे लगाइए और अपना उत्तर पाइए, ठीक है। तो जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये देखिए लिंग वाले चैप्टर से बहुत दिनों से हम लोग सवाल नहीं हल कर रहे थे, तो आज मैंने कहा एक लिंग का सवाल दे दिया जाए। लिंग का एक सवाल और लीजिए, यहां स्त्रीलिंग बताना, जैसे आपने पुल्लिंग बताया उसी तरह से स्त्रीलिंग। जैसे मैं कहूं उपहार, आप मुझे बताइए अच्छा उपहार या अच्छी उपहार, ठीक है। ये उपहार बहुत अच्छा है कि अच्छी है, तो अच्छी तो नहीं होगा, अच्छा होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल हो जाएगा, फीमेल तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये जवाब होगा नहीं। मस्तक, ठीक है, मेरा मस्तक मेरी मस्तक, चला यहां मेरा मेरी लगा के देखिए, मेरा मस्तक या मेरी मस्तक, तो आप कहेंगे सर मेरा लगाते हैं तो मेल होता है, मेरी लगाते हैं तो फीमेल होता है, तो मेरा मस्तक होगा, मेरी तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये यहां लगाइए, अच्छा ग्रंथ की अच्छी ग्रंथ, ठीक है, बताइए ग्रंथ कैसा, अच्छा या अच्छी, तो आप कहेंगे अच्छी मतलब सर फीमेल, बिल्कुल नहीं, अच्छी ग्रंथ नहीं, अच्छा ग्रंथ होता है, मेल होगा, तो यह भी आपका जवाब नहीं होगा, सब मेल वाले ही तो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसी तरह अच्छा रचना की अच्छी रचना, या मेरा रचना की मेरी रचना, बताइए मेरा रचना मतलब मेल हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, यहां आप करेंगे मेरी रचना, यह मेरी रचना है, तो यह फीमेल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपको उत्तर मिल गया। तो इस तरह से अगर आप करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सही गलत जो है पहचान सकते हैं, बहुत आराम से, ज्यादा दिक्कत ज्यादा समस्या आपको नहीं होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। करा है कि कार्य की निरंतरता को सूचित करने वाला वर्तमान काल कौन सा है। जो कार्य की निरंतरता को सूचित करता है, वो कार्य अभी चल रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण कार्य दोस्तों निरंतरता को नहीं सूचित करता है, यह समाप्ति को सूचित करता है, ठीक है। यह किसे सूचित करता है, यह समाप्ति को सूचित करता है। सामान्य वर्तमान काल तो सामान्य है, यह तात्कालिक जो वर्तमान काल होता है दोस्तों, यह किसे सूचित करता है, यह निरंतरता को सूचित करता है, ठीक है, किसे, निरंतरता को यह सूचित करता है। तो यहां पे दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान काल। बहुत आसान सा, लेकिन आप क्या है ना, काल वाला चैप्टर आप पढ़ते नहीं है, आपको हमेशा क्या है ना, आप वही रस अलंकार छंद के चक्कर में पड़े रहते हैं, सारा जीवन उन्हीं को न्यौछावर कर दिया, और जिसे अपना समझा उसने धोखा दिया। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो ये बड़ा बेइज्जती वाली बात है कि आप जिस पे इतना समय दे रहे थे वो तो सवाल आपको धोखा दे देता, आज देगा धोखा, अभी धोखा दिलाऊंगा, अलंकार चैप्टर में आइए, खूब धोखा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। करा बंधु, बंधु शब्द का बहुवचन दोस्तों आपको बनाना है। क्या बनाना है, ये जो बंधु शब्द है इसका बहुवचन, ये वचन वाले चैप्टर का है। तो क्या बंधु में, बंधु अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है और छोटा हो की मात्रा, तो क्या बड़ा उ लगाने से दोस्तों क्या ये बहुवचन बन जाता है, बिल्कुल नहीं। बहुवचन बनेगा कब, जब बंधु के साथ वर्ग लगा देंगे, बंधु वर्ग, क्या लगा देंगे, बंधु वर्ग, ठीक है। बंधुओं नहीं, भाइयों बंधुओं, बंधुओं नहीं होता है, ठीक है, भाइयों एवं बहनों वो सही है। मोदी जी को समझ के उनके साथ वर्तनिक साथ छेड़छाड़ कर दिया, बंधुओं नहीं, मोदी जी कभी नहीं बोले बंधुओं, ठीक है, उनको पता है वचन का प्रयोग करना, ठीक है। तो बंधु वर्ग होगा यहाँ पे, बंधुओं नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा मां ने बाजार से कपड़ा खरीदा, इसमें कौन सा कारक है, एकदम एक्सीडेंटल सवाल, ऐसे बताओगे ऐसे गिर जाओगे लड़खड़ा के, ठीक है। उत्तर जो गलत आपको देना होगा, आइए मैं बताता हूं। देखिए मां के साथ दोस्तों ने का प्रयोग, अन्य दोस्तों कहां आता है, कर्ता कारक में, तो यहां कर्ता कारक हो जाएगा। बाजार के साथ से का प्रयोग, और से मतलब कहां होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां करण कारक, ठीक है, तो यहां करण भी हो जाएगा। कपड़ा खरीदा, इसमें दोस्तों एक चीज अंडरस्टूड है, कपड़ा खरीदा या कपड़ा को खरीदा, ठीक है, कपड़ा खरीदा या कपड़े को खरीदा, ढेर सारे कपड़े होंगे तो कपड़े को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे दोस्तों यहां कर्म कारक क्या है, लुप्त है, ठीक है। यहां पर को दोस्तों क्या है, लुप्त है, लेकिन है कर्म भी, ठीक है। तो याद रखेगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्यों, कोई अंडरलाइन नहीं ना, सब है यहां पे। राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, सब आ जाएगा। क्यों, राम ने, तो दोस्तों कर्ता हो जाएगा, बताइए राम ने, ठीक है, रावण को, ठीक है, रावण को, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण या तीर से,
तीर से मारा, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह से दोस्तों यहां भी यही सब मिलता है, तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि अंडरलाइन दिया होगा तब आप दोस्तों थोड़ा वहां समझेंगे बुझेंगे। अगला सवाल देखिए, करा आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था। इस प्रकार का यह वाक्य है। कैसा वाक्य है? क्या यह सामान्य वाक्य है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैंने बताया था कहीं भी की शब्द आ जाए तो वहां मिश्रित वाक्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी जो शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों सो शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों जब शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों तब शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों यद्यपि शब्द आ जाए, कहीं भी दोस्तों की शब्द आ जाए, ठीक है, की शब्द आ जाए, ठीक है, की शब्द आ जाए, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है? जवाब हमेशा मिश्र वाक्य होता है। संयुक्त यौगिक योग रूढ़ तो वाक्य का भेद होता ही नहीं है, ये दोनों शब्द के भेद होते हैं। क्या है? ये दोनों शब्द भेद के अंतर्गत आते हैं, वाक्य भेद में ये नहीं आते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अभी भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो रही हिंदी में, हम कमजोर हैं, तो आराम से आप बीपीएससी का बैच ज्वाइन कीजिए। उस बैच में एक एक चैप्टर विस्तार से पढ़ाए गए हैं, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया गया। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको किसी अन्य चीज की जरूरत होगी। आगे देखिए, करा छोटे बच्चे बात तक नहीं मानते। इस वाक्य में निपात ढूंढना है। निपात एक तरह का दोस्तों अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय। चाहे आप इसे अव्यय कह लो, चाहे आप इसे अविकारी कह लो, अव्यय कह लो या अविकारी एक ही बात है, ठीक है। छोटा बच्चा, ठीक है। तो जो बच्चे छोटे हैं दोस्तों, ये छोटा क्या है? ये विशेषण शब्द है, ये उन बच्चों की विशेषता बता रहा है, ठीक है। और बच्चे क्या दोस्तों? ये संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। बात नहीं मानते दोस्तों, बात तक नहीं मानते, जो तक शब्द दिया दोस्तों यही तो निपात है, ठीक है। जैसे आप मेरी बात तक नहीं मानते, हाँ, आप मेरी बात तक मानते हैं तब दोस्तों आप अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठते हैं, लेकिन आदत है आप मान नहीं सकते हैं। कहाँ हम गुप्ता जी की बात माने? नहीं मानेंगे। फ्री में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए चुप मार के, ठीक है। ज्यादा डायरेक्शन न दीजिए, ठीक है। आपका काम पढ़ाना, हमारा काम लाइक करना। ज्यादा दिमाग खराब करेंगे अनलाइक कर देंगे, हाँ, ठीक है। अरे भैया इतना ताव किस लिए यार? हम तो आपकी मदद करने आए हैं, काहे हमारे ऊपर गुस्सा और रोब झाड़ रहे हो, ठीक है। मैं तो अच्छे के लिए बता रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठो, फायदा आपका होगा, मेरा कुछ थोड़े होगा। कार्य दक्ष में समास बता दीजिए। चलिए, कार्य दक्ष में कौन सा समास है? अब समास बताने के लिए पहले समास विग्रह करना पड़ेगा। समास विग्रह करेंगे तो आएगा कार्य में दक्ष। क्या आएगा दोस्तों? दक्ष मतलब दक्षता, ठीक है। दक्ष का मतलब क्या दोस्तों? दक्षता से है, ठीक है। तो कार्य में दक्ष, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों कर्ता तत्पुरुष तो होगा नहीं। में पर दोस्तों कहां आता दोस्तों? यह हमेशा अधिकरण में आता है, में और पर, ठीक है। में और पर ये कहां आता है? ये अधिकरण की पहचान है। इस वजह से दोस्तों यहां अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी कलम लेके बैठते तो बताते आप भी कि हमने सही किया गलत किया। एक सवाल और करना, मेघाच्छादित। मेघाच्छादित में दोस्तों कौन सा समास है? ठीक है, मेघाच्छादित मतलब क्या हो जाता है? अब देखिए मेघ शब्द तो ठीक है, मेघ माने क्या हो जाता है? बादल, ठीक है, बादल। और आच्छादित तो बादल द्वारा आच्छादित या बादल से आच्छादित, ठीक है। तो वही से भी लिख सकते हैं, द्वारा भी लिख सकते हैं। तो मेघ से आच्छादित। आच्छादित माने होता है ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ। आच्छादित मींस ढका हुआ, ठीक है। तो यहां क्या आ जाता है बताइए? से कहां आता है? कर्ता, कर्म नहीं करण, ठीक है। करण कारक आ जाता है दोस्तों, क्योंकि करण में ही दोस्तों से की बात आता है और से वहां माध्यम के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, करण आ जाएगा दोस्तों। करण तत्पुरुष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो हमने आपसे बताया कि हमने बहुत सारा बैच बनाया है, उस बैच में हमारे बीपीएससी का बैच भी है। इसके अलावा अलग अलग परीक्षा के लिए भी बैच है। आपको कोई और बैच ज्वाइन करना है तो आप कर लो। हर बैच में डेमो क्लास दिया गया है। पहले आप डेमो देके, पहले बच्चे पूछते थे सर अंदर वाला डेमो दिखा दीजिए, तो मैं डेमो नहीं देता था। अब तो डेमो दे दिया हो कि भैया आप देख लो डेमो। पहले सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ यार हमको नितिन सर से पढ़ना है, नितिन सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं कि नहीं, क्योंकि फ्री में पढ़ाते हैं तो पेड वाला अच्छे से पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं, वो देख के हम तब बैच ज्वाइन करेंगे। बढ़िया है, अच्छी सोच है, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं तो आप ज्वाइन कीजिए। और कुछ चैप्टर दोस्तों आप पढ़ के देखिए। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि गुप्ता जी पढ़ा भी पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं, आप एक बार मॉडर्न हिस्ट्री वाले बैच में आ जाना। फ्री में मैंने 10 लेक्चर वहां दिया है। बहुत सारे चैप्टर फ्री में आपके तैयार हो जाएंगे। तो जो फ्री वाले वीडियो है एक बार आप उन्हें पढ़ के देखिए, फिर ऑटोमेटिक दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए, करा नॉनमेष। नॉनमेष में कौन सी संधि है ये आपको बताना, प्रयुक्त संधि बताना है नॉनमेष, ठीक है। देखिए नॉनमेष जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे बना दोस्तों? तो ये बना है, एक शब्द यहां पर है नव,
ठीक है, नव। और दूसरा शब्द है दोस्तों उन्मेष। क्या शब्द है? उन्मेष। इस नव से दोस्तों अ शब्द निकला है, उन्मेष से दोस्तों उ शब्द मिला है और अ उ मिलकर ओ की रचना की है। और आप जानते हैं कि ए ओ और अर, ठीक है, क्या क्या दोस्तों, ए ओ और अर अगर कहीं आ जाए, ठीक है, ए ओ अर, तो ये दोस्तों किसकी पहचान होती है? गुण स्वर संधि की पहचान होती है। इस वजह से दोस्तों डायरेक्टली आपने अपना जवाब दे दिया कि सर इस सवाल में गुण स्वर संधि आपका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए एक एक्सीडेंटल सवाल दिखाता हूं दोस्तों। व्यर्थ। व्यर्थ में दोस्तों कौन सी संधि है बताना, व्यर्थ में। ठीक है, तो व्यर्थ का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तब दोस्तों आएगा वी धन अर्थ। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं इसे। व्यर्थ में दोस्तों वी धन अर्थ आता है। ठीक है, और यहां पे जो संधि होगा वो होगा दोस्तों यण स्वर संधि। कौन सा होगा? यण स्वर संधि, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है लेकिन इसके जगह पे स्वर संधि दिख रहा है, तो आप खाली स्वर कर लीजिए। इसी तरह से दोस्तों देता है न्यून शब्द। क्या देता है? न्यून। तो न्यून का हो जाता है दोस्तों नी धन ऊन। ऊन में बड़ा ऊ रहता है। ठीक है, क्योंकि यहां दोस्तों मात्रा कैसी है? बड़ा ऊ की। ठीक है, तो इस तरह से न्यून का नी धन ऊन शब्द हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे आइए, करा तरड़ी। तरड़ी दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तरड़ी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सूर्य होता है ना, इसमें तो तरड़ी होता है, लेकिन दोस्तों यह क्या हो जाता है दोस्तों? यह तरड़ी शब्द हो जाता है ऐसे। ठीक है, तरड़ी। ठीक है, तरड़ी ऐसे हो जाता है, इसमें तरड़ी हो जाता है। तरड़ी। तरड़ी माने क्या हो जाता है दोस्तों? सूर्य। ठीक है, नौका में क्या होता है दोस्तों? तरीड़ी हो जाता है, ये तरड़ी। और युवती का दोस्तों क्या हो जाता है? तरूड़ी हो जाता है। तो सब अलग अलग है दोस्तों, यहां नौका आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये मोक्ष और तैरना ये गलत हो जाएगा, तो क्या जवाब होगा? नौका। जिन बच्चों ने नौका जवाब दिया है उनका उत्तर सही है। करा रुग्ण का विलोम बताइए। बहुत दिन से हम लोग विलोम शब्द नहीं हल कर रहे थे, इस बार मैंने विलोम का सवाल दे दिया, रुग्ण। ठीक है, रुग्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? रुग्ण का अर्थ होता है बीमार। क्या होता है? बीमार। तो बीमार का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वस्थ हो जाएगा। स्थूल का दोस्तों क्या हो जाता है? स्थूल का विलोम हो जाता है सूक्ष्म। क्या हो जाता है? सूक्ष्म। धैर्य का विलोम क्या हो जाता है? धैर्य का हो जाता है अधैर्य। कर्मठ का विलोम क्या हो जाता है? कर्मठ का विलोम हो जाता है आलसी। क्या हो जाता है? आलसी। ठीक है, और बीमार का दोस्तों क्या हो सकता है? तो बीमार का विलोम हो जाता है स्वस्थ। क्या हो जाता है? स्वस्थ। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें सही जवाब है। बाकी का मैंने बता दिया कि क्यों वो जवाब नहीं होगा, ये भी मैंने आपको यहां मेंशन कर दिया। अगला सवाल देखिए, करा नवल सुंदर श्याम शरीर। ये थोड़ा सा यहाँ पे कम लिखा है। ठीक है, नवल सुंदर श्याम शरीर। ठीक है, इसके आगे का जब आप पढ़ते ना तब पूरा भाव हो पाता, बोध हो पाता। तो नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल माने नया, सुंदर, श्याम सुंदर के शरीर के बारे में बता रहा दोस्तों। नवल सुंदर श्याम शरीर की। ठीक है, श्याम शरीर की जब इसके आगे आप पढ़ते हैं ना तो ये 2 लाइन में वैसे देना चाहिए, लेकिन यहां दिया नहीं, तो इसको देना चाहिए कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। सजल सजल नीरद, सजल नीरद सी कांति। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये। ठीक है, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की तुलना दोस्तों यहां बादल से की जा रही है। और आप जानते हैं, आप ऐसे समझिए ना, कहीं भी सा शब्द आ जाए, सा सी सम सरीस समान, ठीक है, सरीस समान, इस तरह के शब्द कहीं भी आते हैं ना तो याद रखिएगा तुलना करने के लिए आते हैं। इस वजह से दोस्तों यहां क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। करा दोहा और रोला। दोहा और रोला में दोस्तों ये कैसे क्रमशः इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है? सोरठा। बिल्कुल नहीं, सोरठा में तो 11-13 मात्राएं ही पाई जाती है, तो ये कहां से बन जाएगा? कुंडलिया। हाँ, ये सही हो सकता है। कुंडलिया में दोस्तों दोहा भी रहता है। दोहा में आप जानते कि 13-11 पद होता है। और रोला, रोला में दोस्तों क्या रहता है? रोला में 11-13 पद रहता है। ठीक है, ये रहता है। छप्पे दोस्तों नहीं बन सकते हैं। क्यों? छप्पे दोस्तों, छप्पे का निर्माण कैसे होता है आपको पता है? छप्पे याद रखेगा ये रोला और उल्लाला के मिलने से बनते हैं। तो यहां 4 पद दोस्तों किसके रहते हैं? रोला के रहते हैं। और 2 पद दोस्तों किसके रहते हैं? उल्लाला के रहते हैं। ठीक है, रोला में हमेशा 4 पद होता है, कोई नई बात नहीं है। दोहा में 2 पद होता है। सवैया में दोस्तों क्या होता है? सवैया में मिला के तो नहीं होता है, लेकिन मात्रा आपसे पूछ देता है तो बताइएगा दोस्तों। सवैया में कुल 22 मात्राएं होती हैं। इसी तरह बरवय में कुल 19 मात्राएं होती हैं, जो 12-7 के यति पर पाई जाती हैं। तो आपका फिलहाल उत्तर क्या है? कुंडलिया जवाब हो जाएगा। दोहा और रोला के मिलने से दोस्तों क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। ये आप यहां पर ध्यान दीजिएगा।
आगे बढ़िए, अपने अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस तरह का एक सवाल आप जो है दे दीजिए, तो मैंने कहा दे देते हैं, ठीक है। कमेंट में ही आपके आया था। देखिए, आप चाहते हैं ना कि किसी अन्य तरह के सवाल हिंदी में जो है शामिल किए जाए, आप कमेंट करके बताइए ना सर कि सर हम ऐसा चाहते हैं, मैं तो आपके अनुसार पढ़ाने को तैयार हूं। अब आप ही कुछ नहीं बोलते हैं तो मैं क्या करूं, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बेस्ट करना चाहता हूं। जब आपने कहा सर गद्यांश पढ़ाइए, हमने गद्यांश शामिल कर दिया। जब आपने कहा सर नए तरह का गद्यांश लाइए, हमने नए तरह का गद्यांश लाया। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूं, बस आप कहिए, आपके कहने का ही तो इंतजार करता हूं मैं। और देखिए, करा निम्नलिखित वाक्य को क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। ये बड़ा कठिन आप लोगों को लगता है कि सर कैसे किया जाए। देखिए, कठिन मत समझा करिए, ये आसान है बहुत। कैसे, आप पहले पढ़िए, पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। हर दिन हम लोग करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। न किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूं। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई, अब उसे नहीं दोस्तों, अब उस पर, ठीक है, अब उस पर फल आ चुके। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले बीज फूटा होगा, यानी ख वाला दोस्तों, इसका पद क्रम दोस्तों नंबर 1 पे आएगा, यानी सबसे पहले ख वाला होगा कि किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। फिर उसमें दोस्तों ये वाला पद आया होगा कि पानी और धूप पाकर उसमें दोस्तों अंकुर फूटा होगा। फिर दोस्तों क्या होगा, अब उस पे धीरे धीरे उसकी डालें दोस्तों पहले बड़ी बड़ी हुई होंगी, यानी इसके बाद क्या आ जाएगा, घ आया होगा। फिर दोस्तों यानी ये तीसरा नंबर रहा होगा। फिर दोस्तों उस पर धीरे धीरे फल भी आया होगा, जब डाल बड़ी हो गया होगा तो अब दोस्तों उस पर फल भी आया होगा। और अंतिम में दोस्तों अब वो कह रहा है कि अब वह जो है वृक्ष जो है वो आपके काम आ सकता है, यानी ख क ग च ग, ठीक, घ च ग। तो याद रखेगा, ख क कहां पे दोस्तों, यहां क ग है, ख क ख क ख क, यानी मिल रहा है घ घ, यानी ये वाला गलत हुआ। यहां च ग, यानी ये वाला सही हो गया, ठीक है। तो आपने मिलाया तो आपको मैचिंग मिल गया आराम से। बस इसी तरह से इसको मैच कराना होता है। कौन सी घटना पहले है, कौन सा वाक्य बनाएंगे, पैराग्राफ बनाएंगे तो कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, तो बहुत कॉमन सी चीज है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बच्चे ने और कमेंट किया था कि सर बीपीएससी की परीक्षा में ना जो लेखकों की रचनाएं हैं, उन रचनाओं से गद्यांश बनाकर प्रश्न पूछता है, जैसे कि सर मुंशी प्रेमचंद की गोदान। ये किसी बच्चे ने कमेंट किया, मुझे कमेंट पे नजर पड़ा, हमने कहा बढ़िया बात है, ठीक है। हमने मुंशी प्रेमचंद जी की रचना जो गोदान है उससे मैंने कुछ सवाल बना दिए, ये आज आपका गद्यांश है। इससे क्या होगा दोस्तों, रचनाओं के बारे में भी आपको पता चलेगा, लेखक के बारे में पता चलेगा, और उस रचना से संबंधित जब आप 4-5 सवाल हल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए और ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो जिस भी बच्चे ने कमेंट किया उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से। ये होता है, नितिन सर कैसे पढ़ाएं आप पूछिए, मैं आपको निःशुल्क की चीजें दे रहा हूं, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को पढ़कर मैं तुरंत यहां चेंजेस ला दूंगा। मैं बच्चे से बोला भी था कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं काम करता हूं, फिर मैंने कर दिया, ठीक है। देखिए आकर करा, गोदान के मुख्य पात्र होरी का सबसे बड़ा सपना क्या था, ठीक है। अब जो ये गद्यांश पढ़ा होगा वही बता सकता है कि होरी का सपना क्या है। पहला जमींदार बनना, दूसरा एक गाय खरीदना, तीसरा गांव छोड़कर शहर में बसना, चौथा परिवार को शिक्षित करना, या महाजन से बदला लेना। क्या जवाब है अब देखते हैं। कह रहा कि मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भारतीय ग्रामीण समाज के संघर्ष, शोषण और मानव जीवन की जटिलताओं का सजीव चित्रण है। उसमें इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। इसकी कथा होरी नाम के किसान के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। किसान जिसका नाम होरी है, ये पूरी जो कहानी है उसी के इर्द गिर्द दोस्तों घूमती है, जो जीवन भर एक गाय खरीदने और धर्मानुसार गोदान करने की लालसा रखता है कि हम गाय खरीदेंगे और हम गोदान करेंगे, उसको दान करेंगे, ये लालसा उसके मन में रहता है। होरी अपनी गरीबी, सामाजिक शोषण और पारिवारिक दायित्वों के बोझ तले दबा रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां क्या है कि ये होरी की लालसा क्या है, गाय खरीदने की लालसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमें हमारा जवाब मिल गया। आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है कि गोदान से समाज के किस वर्ग की समस्याओं का वर्णन प्रमुखता से किया गया। क्या व्यापारियों की समस्या नहीं, मजदूरों की नहीं, ग्रामीण किसानों की समस्या के बारे में दोस्तों यह है। और सीधा सीधा लिखा है कि होरी नामक जो किसान है वो, अच्छा ये दोस्तों ये किसकी कहानी देखिए, भारतीय ग्रामीण समाज के संघर्ष, शोषण और मानव जीवन की जटिलताओं की कहानी है। तो यहां हमसे क्या बोध होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होना चाहिए। आगे देखिए, कह रहा है गोदान उपन्यास में कौन सा विषय प्रधान है। लिख रहा है राजनीतिक क्रांति है, धार्मिक अनुष्ठान है, सामाजिक और आर्थिक शोषण है,
प्रेम और बलिदान है, शहरीकरण का प्रभाव है। तो दो तो बिल्कुल नहीं, किसी राजनीति और किसी धर्म की बात नहीं है। बाकी क्या है, एक बार आगे पढ़ते हैं। करा गोदान में न केवल किसानों की दुर्दशा उजागर किया गया है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों जैसे जमींदारों, महाजनों और मजदूरों के अंतर संबंधों को भी चित्रित किया गया है। उपन्यास का हर पात्र अपनी पीड़ा, स्वार्थ और मानवीय संवेदनाओं के साथ जीवंत प्रतीत होता है। होरी की त्रासदी यह है कि उसकी मेहनत के बावजूद गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता, जातिगत भेदभाव एवं नैतिक पतन की ओर ध्यान आकर्षित किया है। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन की असलियत को उजागर करता है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह उपन्यास केवल कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज है, यानी वर्तमान में समाज का एक आईना दोस्तों ये आज का गोदान है। जो गोदान है लिखा इतने साल पहले गया, और सोचिए वो आज भी दोस्तों एक आईना के रूप में ये माना जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जवाब दोस्तों क्या होने वाला है, तो याद रखेगा कुल मिला जुला के हमें यह समझ में आया कि यहां सामाजिक और आर्थिक शोषण की बात किया गया है। किसी तरह के प्रेम, बलिदान और शहरीकरण के बारे में यहां कोई बातचीत नहीं है। हर पात्र दोस्तों किसी न किसी बोझ तले दबा है और उसके बारे में दोस्तों बताया गया है। करा गोदान में होरी का चरित्र किसका प्रतीक होता है, ठीक है। क्या वो जमींदार है? बिल्कुल नहीं। क्या वो महाजन है? नहीं। वो एक भारतीय किसान है दोस्तों, धार्मिक पुरोहित नहीं, विद्रोही समाज का भी नहीं है, ठीक है। गोदान की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज के किस पहलू को दोस्तों उजागर किया है? गोदान ये लिख करके प्रेमचंद किसके बारे में बताना चाहते हैं? लिख रहा भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में नहीं, ग्रामीण जीवन की असमानता और शोषण के बारे में दोस्तों बताना चाहते हैं। एकदम सही है। राजनीतिक आंदोलन नहीं, औद्योगिकरण का प्रभाव नहीं, धार्मिक सुधार नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यदि आप भी चाहते हैं दोस्तों किसी तरह का सवाल मैं आप सभी के समक्ष देता रहूं, तो आप आइए और साथ में दोस्तों अपनी तैयारी कीजिए और साथ में जुड़िए। अपने आप दोस्तों एक एक चीजें आपकी तैयार होती जाएंगी, ठीक है। तो आज हमारा दोस्तों 32 नंबर का लेक्चर था, तो इसको आप देखिएगा। हमने कुछ आज ये 70 कैसे आ गया भाई, ठीक है। 60 पे जाकर रुकना चाहिए। 930 से 960 पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो 960 हमको लगता है कहीं से सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 960 सीरियल नंबर हमको लगता है 55 के बाद 56 होना चाहिए, इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ 956 है, ठीक है। 956, ठीक है। 956 से लेके 60 तक आएगा, 960 तक आएगा। हमने गलती से 56 की जगह 66 कर दिया, ठीक है। तो चलिए आप समझ गए होंगे कि मामला क्या है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि सर हिंदी तो नितिन सर ने पढ़ा दिया तो कवर हो जाएगी। हिंदी के अलावा सर जीएस के लिए क्या किया जाए, जीएस विषय के लिए? तो यार जीएस के लिए तो और नहीं परेशान होना आपको। जीएस मैंने आपको इतना विधिवत पढ़ा दिया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कैसे कैसे पढ़ाया, तो 1 नंबर से लेके 45 नंबर तक में इतिहास 45 क्लास में, 46 से लेके 91 तक में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास, 92 से लेके 150 तक में। ये सर कहां मिलेगा पढ़ने के लिए? सब कुछ दोस्तों निःशुल्क दिया गया है। आप हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल पे आइए और यहां जहां वीडियो देख रहे हैं यहीं पर दोस्तों आपको मिल जाएगा। और अब तक दोस्तों 12,000 से अधिक जो है सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे आज हिंदी का आप 900 सवाल देख रहे हैं ना, ऐसे 1000 पहुंचने वाले ना, ऐसे 12,000 मैंने आपको पढ़ा दिया। कितना? 12,000 पढ़ा दिया। इंडियन पॉलिटी जो भारतीय संविधान है ये हमने 151 से लेके 230 लेक्चर तक पढ़ाया। जो विश्व का भूगोल है दोस्तों ये 231 से लेकर के 330 लेक्चर तक पढ़ाया विश्व का भूगोल। और जो भारत का भूगोल अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये 331 से दोस्तों 408 नंबर तक, यानी अभी तक दोस्तों 78 क्लास पढ़ा चुका हूं। अभी दोस्तों ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है। हो सकता है आप बाद में वीडियो देखेंगे तो ये भी खत्म हो गया और साइंस वाइंस चल रहा हो। 12,000 की जगह हम 15,000 पे पहुंच गए हो सकता है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप एक क्लास कब देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़िए। ये एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी 91 ऑफिशियल। इसी एप्लीकेशन पर दोस्तों मैं सभी क्लासेस आपको दे रहा हूं। आप आइए, जुड़िए और देखिए इसे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।